and we have a successful World Cup. And this is something that you want to talk about right now. I mean, death is a natural part of life, whether it's at work, whether it's in your sleep. जहां एक तरफ लोग वर्ल्ड कप के शो झारखंड के बिल्टू बोलते हैं कि उनका बेटा कतार गया तो एकदम फिट था, बट आया एक डब्बे में। We got a call from our family friend in Qatar who told us Sitesh had died while working. We haven't received any compensation. We just got the dead body and nothing else. झारखंड के बिल्टू बोलते हैं कि उनका बेटा कतार गया तो एकदम फिट था, बट आया एक डब्बे में। We got a call from our family friend in Qatar who told us Sitesh had died while working. We haven't received any compensation. We just got the dead body and nothing else. We contacted the company Sitesh worked for, but they didn't respond. एंड बिल्टू अकेले नहीं है। लक्ष्मण यादव ने तो अपनी भैंस बेच दी थी ताकि उनका बेटा कतार जाकर एक अच्छी खासी नौकरी कर पाए, बट उनका बेटा कभी वापस आया ही नहीं। Umesh's father sold some of his buffalo to pay for his son to go to Qatar. Here, life is tough. So too is death. और बिल्टू एंड लक्ष्मण यादव अकेले नहीं है। ऐसी ही कुछ कहानी है 6500 लोगों की जो कतार गए तो थे काम करने, बट जिंदा वापस नहीं आए। जब कतार के वर्ल्ड कप के सीईओ से इस बारे में बात की तो उनका रिप्लाई था, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। So we're in the FIFA Masters, and we're in the middle of a World Cup, and we have a successful World Cup, and this is something that you want to talk about right now. I mean, death is a natural part of life, whether it's at work, whether it's in your sleep. जहां एक तरफ लोग वर्ल्ड कप के शोर शराबे में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। Winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. And the Guardian newspaper broke the story of Qatar's World Cup slaves. It is a story involving Qatar. 5,200 is the number of workers expected to die building the infrastructure for the games by 2022. German national football team, the players put human rights across their chests. Here we go, sir. Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं the evil business of World Cup 2022, जहां इस वर्ल्ड कप के थ्रू कुछ लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। evil business of FIFA को समझने से पहले हमें ये तीन चीजें समझनी पड़ेगी कि आखिर ये FIFA है क्या, सेकेंड FIFA पैसे कैसे कमाता है, एंड थर्ड ऐसे कतार में क्या चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। फीफा ना एक बिजनेस है, ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ना ही कोई एनजीओ है, फिर भी कैसे वर्ल्ड कप के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1904 में एस्टैब्लिश की गई थी फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, एंड आज ये इतनी ज्यादा फेमस है कि लोगों को लगता है कि फीफा ही फुटबॉल है एंड फुटबॉल ही फीफा है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे फेमस गेम फीफा भी इसी नाम पर है। आज फीफा इतना ज्यादा फेमस है कि लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब फीफा को कोई भी नहीं जानता था, एंड तब इन लोगों ने हायर किया मार्केटर्स, कंसल्टेंट्स एंड बिजनेसमैन जो इस फीफा को बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस कर देंगे। इन लोगों का सिर्फ एक ही एम था, फीफा को दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एंड आज वो सच भी है। इनफैक्ट आज फीफा में यूएन से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक अमेजिंग बिजनेस मॉडल की वजह से। उन बिजनेसमैन ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके थ्रू फीफा वर्ल्ड कप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है बिना कुछ खर्चा किए। आज फीफा के 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है, जिसमें से सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग राइट, मतलब टीवी चैनल्स फीफा को पे करते हैं ताकि वो उन मैचेस को अपने टीवी चैनल पर दिखा सके। सेकंड, मार्केटिंग राइट्स, मतलब स्पॉन्सरशिप। जब भी आप फीफा के मैचेस देखोगे तो आपको काफी कंपनीज की लोगो एंड एड दिखेगी, जैसे कि कोका कोला, एडिडास, किया एक्सेट्रा। थर्ड, टिकट्स एंड होटल प्रॉफिट, मतलब जो भी लोग मैच को देखने के लिए टिकट्स लेते हैं, होटल करते हैं, उसका प्रॉफिट भी फीफा को जाता है। फोर्थ, लाइसेंसिंग राइट्स,
मतलब जो भी लोग फीफा का नाम यूज करते हैं, सपोज अपनी बुक बनाने के लिए, अपना वीडियो गेम बनाने के लिए, तो उसके पैसे भी जाते हैं फीफा को ही। फिफ्थ, अदर रेवेन्यूज, मतलब बाकी के छोटे मोटे रेवेन्यूज जैसे कि म्यूजियम या फिर रेंटल इनकम। तो ये तो थे उनके सारे सोर्सेस ऑफ इनकम। एंड अब डिस्कस करते हैं कि आखिर फीफा कितने पैसे कमाता है वर्ल्ड कप के थ्रू। लास्ट ईयर फीफा ने वर्ल्ड कप के थ्रू 6.4 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। इस साल कमाए हैं 7.5 बिलियन डॉलर्स एंड नेक्स्ट ईयर तक ये हो जाएगा 10 बिलियन डॉलर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फीफा इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसके खर्चे कितने हैं? एंड इसका आंसर है नेग्लिजिबल। जितने भी खर्चे हैं जैसे कि स्टेडियम बनाना, होटल्स बनाना, रोड वगैरह सब कुछ बनाना, ये सारे खर्चे जाते हैं होस्टिंग कंट्री को, मतलब वो कंट्री जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रही है। एंड फीफा का सिर्फ एक ही खर्चा है एंड वो है विनिंग प्राइस। इस साल फीफा ने वर्ल्ड कप के थ्रू 7.5 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं एंड इसमें से सिर्फ 440 मिलियन जाएंगे विनिंग टीम को, मतलब कि सिर्फ 5% से भी कम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सारे का सारा खर्चा होस्टिंग कंट्री उठाती है एंड जो भी प्रॉफिट मिलता है वो फीफा ले जाती है, तो आखिर कोई कंट्री फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी ही क्यों? वेल, इसके 4-5 फायदे हैं। फीफा दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप को 3.5 बिलियन लोगों ने देखा था, मतलब पूरी दुनिया की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन। एंड जहां लोगों का अटेंशन होता है वहीं पर होता है पैसा। भाई हॉकी में कम पैसा इसलिए है क्योंकि काफी कम लोग उस स्पोर्ट्स को देखते हैं, जबकि क्रिकेट एंड फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैसा है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं एंड वहां के प्लेयर बहुत ज्यादा कमाते हैं। अब जब आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन फीफा वर्ल्ड कप को देखने आती है तो उस कंट्री का टूरिज्म बढ़ता है। फुटबॉल मैचेस के लिए स्टेडियम बनाए जाते हैं, रोड्स को अच्छा किया जाता है, सिटी को ब्यूटीफाई किया जाता है क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर आपकी कंट्री में आ रहे होते हैं। इनफैक्ट जब इंडिया में कॉमनवेल्थ हुआ था तो दिल्ली को कितना ब्यूटीफाई कर दिया था, अच्छे रोड, अच्छे स्टेडियम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया हो गया था। वर्ल्ड कप के बाद आप उन स्टेडियम्स को यूज कर सकते हो एंड जब भी पूरी दुनिया का अटेंशन एक कंट्री पर आता है तो काफी फॉरेन कंपनीज भी उस कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के थ्रू एक कंट्री की अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाती है। तो 2010 में जब डिसाइड हो रहा था कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री में होगा तो कतर काफी ज्यादा डेस्परेट था क्योंकि कतर ने देखा था कि टूरिज्म की वजह से दुबई की क्या नेक्स्ट लेवल ग्रोथ हो गई है। कतर एंड दुबई एक जमाने में दोनों रेगिस्तान थे, बट टूरिज्म की वजह से दुबई नेक्स्ट लेवल पहुंच गया एंड कतर रेगिस्तान ही रह गया। तो बाकी कंट्रीज यही बोलती थी कि देख शर्मा जी के लड़के दुबई को देखो कितना आगे पहुंच गया एंड तू रेगिस्तान ही रह गया। उस टाइम कतर ने ठान लिया कि वर्ल्ड कप 2022 तो हम ही करवाएंगे, बट कतर के कंपटीशन में थे काफी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान। अब मोस्टली लोग कतर से डिसएग्री कर रहे थे क्योंकि छोटी सी कंट्री है, मोस्टली रेगिस्तान है, वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, 45 to 48 डिग्री सेल्सियस। अगर इतनी गर्मी में प्लेयर्स खेलेंगे तो वो लोग बीमार हो जाएंगे, फिर मैच कौन खेलेगा, फिर देखेगा कौन। बट फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी कतर वो वोट जीत गया। एनी गेसेस कैसे? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कतर ने लोगों को पैसे देकर वोट्स खरीद लिए। कतर ने एमियोस नाइजीरिया को $8 लाख दिए, तहीती को $2.5 मिलियन दिए एंड ना जाने कितने और लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो कतर को वोट करे। देखो बेशक कतर एक छोटा सा देश है बट उसमें पैसा बहुत ज्यादा है एंड पैसों से क्या नहीं आता। कतर ने लोगों को पैसे दिए एंड बदले में उनको मिला वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने का मौका। काफी लोगों को तो ये लग रहा था कि फीफा ने एक मिडिल ईस्ट कंट्री को मौका दिया है वर्ल्ड कप होस्ट करने का, बट जो बैकग्राउंड में चल रहा था भाई, जो अलग धंधा चल रहा था उसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। एंड आज तक भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे खाए हैं बट उनका नाम आज तक भी सामने नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तक इन्वॉल्व थे, बट आखिर प्रेसिडेंट को अरेस्ट करेगा कौन? इनफैक्ट फीफा के फॉर्मर सीईओ सेप ब्लैटर को भी करप्ट बताया जा रहा है, बट उनको अरेस्ट करेगा कौन? उनको फीफा से तो बैन कर दिया गया है बट आज तक जेल नहीं हुई। एज ए कॉमन मैन कभी कभार तो ये लगता है कि अगर हम 500 रुपए भी चुरा ले तो हमको जेल हो जाएगी, बट ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं एंड इनको कोई हाथ भी नहीं लगा पाता। फीफा तो इतनी बड़ी और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी लोग इसको यूज करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए, जहां पर लोग दिन रात मेहनत करके 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, वहीं पर कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। एंड ये
सिर्फ फीफा में नहीं होता, हर जगह होता है, मतलब आप समझ ही रहे होगे। फुटपाथ पर मिल 2। खैर, जब कतर ने होस्टिंग जीत ली तो उनके सामने आया सबसे बड़ा चैलेंज, एंड वो था एक रेगिस्तान को शहर बनाने का। न्यू स्टेडियम, न्यू रोड्स, न्यू होटल, एवरीथिंग। अब इसके लिए उनको चाहिए थे बहुत सारे वर्कर्स, वो वर्कर्स जो दिन रात उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत करे। अब कतर की खुद की पॉपुलेशन काफी कम है, एंड जो लोग है भी वो काफी ज्यादा अमीर है, तो वो तो काम करने वाले नहीं थे। इसलिए कतर ने फॉरेन कंट्री से वर्कर्स बुलाए, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान एक्सेट्रा। उन वर्कर्स को दिन रात मेहनत करवाई गई, 50 डिग्री सेल्सियस में काम करवाया गया। खाने के नाम पे कुछ मिलता नहीं था, एक रूम में 10-10 लोग रहते थे। इनफैक्ट उनका पासपोर्ट भी छीन लिया था ताकि वो कतर से भाग ना पाए। इन एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन की वजह से 6500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 2700 सिर्फ इंडियंस थे। अब आप बोलोगे कि अगर इतनी बुरी कंडीशन में काम करवाया जाता है तो आखिर लोग इंडिया से कतर जाते ही क्यों है? द रियलिटी इज, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, उनके पास फोन एंड लैपटॉप लेने के पैसे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको इंटरनेट का एक्सेस है। ये कंपनीज कभी भी आपके पास नहीं जाएगी। ये कंपनीज जाती है पिछड़े हुए गाँव में, जहाँ पर लाइट नहीं होती, खाने के लिए पैसे नहीं होते, लोग झोपड़पट्टी में रह रहे होते हैं। वहां पर ये कंपनीज जाके बोलती है कि हम आपको फॉरेन कंट्री लेके जाएंगे, वहां पर रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे, आपको नौकरी प्रोवाइड करेंगे, एंड आपके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे अगर आप हम लोगों को सिर्फ 50,000 रुपए दोगे। हाँ भाई, आपने एकदम सही सुना, ये कंपनीज ऐसी खतरनाक अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे मांगती है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लक्ष्मण यादव ने अपनी भैंस बेच दी थी ताकि उनका बेटा फॉरेन जाके इन कंपनीज के लिए काम कर सके। जैसे ही ये वर्कर्स अपनी कंट्री से कतर पहुंचते हैं तो इनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस में इनको 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, और जब वर्कर्स इन एक्सट्रीम वर्किंग कंडीशन की वजह से मर जाते हैं तो उनको नेचुरल डेथ बोलकर वापस भेज दिया जाता है। नेचुरल डेथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन कंपनीज को फिर कंपनसेशन नहीं देनी पड़ती उनकी फैमिली मेंबर्स को। वो लोग बोलते हैं कि इसकी डेथ तो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो कंपनसेशन नहीं देंगे। अब क्योंकि ये वर्कर्स बहुत ही छोटे गांव से होते हैं, इसलिए ना इन पर कोई न्यूज चैनल ध्यान देता है, ना ही कोई गवर्नमेंट, एंड ना ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि इतने सारे इंडियंस की डेथ हुई है इस वर्ल्ड कप की वजह से। जहां पर एक तरफ हाई एंड बिजनेसमैन करप्शन करके भी बाहर घूम रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस वर्ल्ड कप में। आई होप इस वर्ल्ड कप के शोर शराबे में मेरी ये छोटी सी कोशिश डार्क साइड दिखाने की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, आपने इसकी वीडियो जरूर देखी होगी। ही इज एंड्रू टेट, 4 times kickboxing world champion, multi-millionaire, and the only guy in the world with copper color Bugatti. So they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? फिलहाल एंड्रू टेट महीने के $5 मिलियन कमा रहे हैं। $5 मिलियन बोले तो 39 करोड़ रुपीस, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। इस वीडियो में हम एंड्रू टेट के हर एक बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने इतने सारे बिजनेसेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए, एंड आप उनसे क्या सीख सकते हो। So my philosophy on business is this: any business in the world that could genuinely work without investment. People get this idea in their head, I need loads of money. Did you start 21 Calling with loads of money? I started with $100. Exactly. No one come along to you and gave you loads of money. So, and every single business I've tried, I will find a way to launch it for effectively free. And if it starts to make money, then maybe I'll put money in. Or then maybe I have some balance sheet, I can go to an investor and get money. एंड्रू टेट was born in Washington DC in 1986. उनके पिता एक रिटायर्ड अफ्रीकन अमेरिकन रेसलर थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो चेस प्रोफेशनली खेलते थे घर चलाने के लिए। He was a chess ग्रैंड मास्टर, एंड अपने पापा को चेस खेलते देख एंड्रू टेट ने भी बचपन से ही चेस खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते वो चेस में इतने अच्छे हो गए कि उन्हें 15 साल की ही उम्र में इंडियाना स्टेट चैंपियनशिप जीत ली, जो कि बहुत बड़ा कंपटीशन था उस टाइम का। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड्रू टेट चेस में मास्टर बन चुके थे, एंड उसके पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे अपने बेटे को कामयाब होते देख।
बट अचानक से एंड्रू टेट के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है एंड उसके कुछ ही महीनों बाद उनके पापा की भी डेथ हो जाती है। एंड्रू टेट उनके भाई एंड मम्मी को इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ता है। अब क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो एक छोटे से फ्लैट में रह रहे होते हैं एंड जितना भी उनकी मम्मी कमा रही थी वो सब कुछ उनके घर के চার্জ তো হচ্ছে কত চার্জ কত তোর? আমার 30%। কথা বলে নে তারপর আচ্ছা হয়ে গেছে চার্জ আমার। মানে কথা বলে হয়ে গেছে। পরে তোকে দিয়ে দিচ্ছি দেখা দে। में जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी एंड जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे उनके पापा, वो अब नहीं रहे एंड इंग्लैंड में भी चेस का बिल्कुल भी क्रेज नहीं था। इस मोमेंट पर उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिट्टी में मिल चुकी थी। ही वाज लिटरली लॉस्ट इन लाइफ। अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन को निकालने के लिए वो किक बॉक्सिंग ज्वाइन करते हैं। वो अपना गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन लोगों से लड़कर निकालते हैं एंड देखते ही देखते उनको किक बॉक्सिंग में मजा आने लग जाता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। 16 साल की उम्र में एंड्रू टेट किक बॉक्सिंग में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं एंड वो हफ्ते के 7 दिन जिम में होते हैं एंड एज 18 तक आते आते वो अपनी फर्स्ट MMA फाइट भी लड़ लेते हैं। जैसे जैसे उनका करियर बढ़ता है वैसे उनके पास पैसे आने शुरू होते हैं। जिंदगी फिर से लाइन पर आ जाती है। उनको सिर्फ एक फाइट से $75,000 मिलते हैं, मतलब कि अराउंड 60 लाख रुपीज एंड जस्ट फ्रॉम वन फाइट। वो किक बॉक्सिंग में 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे। हर एक बंदा उनको जानता था। लाइफ वॉज फाइनली गुड। बट एक दिन फाइट करते वक्त उनका हाथ टूट जाता है एंड डॉक्टर उन्हें कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अपने हॉस्पिटल के बेड पर रेस्ट करते वक्त उनको रियलाइज होता है कि वो फाइट करते वक्त अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। One small mistake and he can literally die in the fighting arena. Is it even worth it? Although काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे, but it was nothing in comparison to boxing money. जहां पर एक तरफ मेवेदर एक फाइट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे, वहां पर एंड्रू टेट सिर्फ कुछ लाख रुपए कमा रहे थे किक बॉक्सिंग के थ्रू। एंड उन पैसों में से भी उन्हें कुछ परसेंटेज अपने मैनेजर, प्रमोटर एंड रेंट वगैरह में देना पड़ता था। ही वाज ट्रेनिंग 10 hours a day and risking his life every single day for such little money. एंड्रू टेट को लगा कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का क्या फायदा जब वो उन पैसों से एक बुगाटी भी नहीं खरीद सकते। अराउंड एज 28 वो किक बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड वो अपने कमरे में बैठकर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज मनी, हाउ मनी वर्क्स, व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बाय द वे, अगर आपको भी जानना है कि पैसा कैसे काम करता है तो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगा ये वाली बुक, जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये मेरी पर्सनल फेवरेट फाइनेंस बुक है एंड बिगनर फ्रेंडली भी है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके इसको खरीद सकते हो। जब एंड्रू टेट अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिख रहे थे तो उनके एसेट्स में सिर्फ एक ही चीज थी एंड वो थी उनकी 6 गर्लफ्रेंड्स। अब क्योंकि वो 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे तो काफी लड़कियां उनसे सेट थी। वो किक बॉक्सिंग से लैम्बोर्गिनी तो नहीं ले पाए, बट उन्होंने 6 लड़कियां जरूर पटा ली। I was watching some YouTube videos like financial advice and we're talking about assets, liabilities, etc. and I'm writing down all my assets. And I'm trying to work out what I have that's worth money. And the only thing I writ down, because I had a car, but what's that worth? Nothing. I'm big and strong, but I'm already fighting. I can't think of anything else to do with that. The only thing I had was, because I'd been fighting all around the world, I had these 6 girlfriends. Right? Because you'd win the world title, you fuck a ring girl, she falls in love with you, you're the big millionaire in London, of course, she thinks you live in the balling life, you're in some tiny apartment with a door lock. इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त एंड्रू टेट को एक एड दिखती है जिस पे लिखा होता है टॉक टू लाइव गर्ल्स, क्लिक ऑन द लिंक। ये देखकर उनके दिमाग की बत्ती जलती है एंड वो अपना पहला बिजनेस शुरू करते हैं कैंप गर्ल्स का। अगले ही दिन वो अपनी 6 की 6 गर्लफ्रेंड्स को फ्लैट पर बुला लेते हैं एंड अपना पूरा बिजनेस मॉडल उनको एक्सप्लेन करते हैं। 6 में से सिर्फ 2 लड़कियां उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हैं। आइडिया बहुत ही सिंपल था। वो लड़कियां उन लड़कों से वेबकैम के थ्रू बात करेंगी।
वो ट्राई करेंगी कि वो लड़कों से ज़्यादा पैसे निकलवा पाए एंड उसका 50% एंड्रयू टेट रखेंगे एंड बाकी का 50% वो लड़कियां। सुनने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है बट इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। काफ़ी लड़कियों को तो लड़कों से पैसे निकलवाने ही नहीं आते थे, तो बहुत बार तो एंड्रयू टेट टेक्स्ट कर रहे होते थे लड़कों को एंड वो लड़कियां एक्टिंग कर रही होती थी कि वो बात कर रही हैं। एंड्रयू टेट का सिर्फ एक ही एम था एंड वो था उन लड़कों से ज़्यादा पैसे निकलवाना। So that became my new life, right? I went from kickboxer to fucking pretend girl on the internet for about 3 months. So I'm just typing until the girls learn. And once the girls learn they could do it themselves, then I thought, I don't know, I need some more chicks. And that was kind of the beginning of the cam empire. अब देखते ही देखते उन्होंने इस बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था। 2015 आते आते उनके पास 75 लड़कियों का ग्रुप था एंड उन लड़कियों को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स वगैरह सब थे। वो इंग्लैंड में 4 बड़े बंगलोज ले चुके थे। लाइफ एकदम मक्खन की तरह चल रही थी। किक बॉक्सिंग में वो एक फाइट के थ्रू सिर्फ $75,000 कमा रहे थे बट इस बिजनेस के थ्रू वो महीने के $500,000 कमा रहे थे एंड दैट वाज आल्सो प्योरली पैसिव। ভদ্রমহিলা 17,000 দিতে তো রাজি হয়নি, ওর বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছে। কি দুষ্টু মহিলা, 60-এর কাছে বয়স। তো মানে ওদের তো মানে যাদের ওদের গাড়ি রাখে তাদেরকে বলা উচিত, তাদেরই ভদ্রমহিলাকে ব্যান করে দেওয়া উচিত। আপনি ব্যান করে নিন, এখানে রাখলে তো আমার এখানে কেউ রাখবে না। বলা উচিত যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করুন, আমরা ওখানে জানাই ভদ্রমহিলা যে আপনাদের সবাইকার গাড়ি রিস্কে। মজা দিয়েছে, বাপকে পেলে দিয়েছে, বাপকে আর আমি লোক দিয়ে দিয়েছে আমাকে, দারুণ দিয়েছে, পুরো চৌধুরীর বোন বোধহয়।